बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीकली रीकैप की वीडियो में आप तमाम लोगों को मैं वेलकम करता हूं। साथ साथ आज की वीकली रीकैप की वीडियो के अंदर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, बल्कि हम पूरा का पूरा बजट डिस्कस करेंगे और उस बजट के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स, जिसका एक प्रॉपर सेक्शन मैंने इसके अंदर रखा है इस वीडियो के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे कि पीएसएक्स के हवाले से कौन से सेक्टर्स इसके अंदर बड़े अच्छे पॉजिटिव साइड के ऊपर इम्पैक्ट जिनके ऊपर आएगा और कौन किन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। साथ ही साथ मंडे के दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक लेकर आता है या नहीं लेकर आता है, उसको भी हम पूरे अच्छे तरीके से इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। डू मेक श्योर कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया या फेसबुक के ऊपर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने फॉलो जरूर कर लिया है। स्टार्ट करते हैं वीकली रिकैप की वीडियो बजट से। बजट के अंदर सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले हम टोटल आउटले की बात करें तो तकरीबन 18.77 ट्रिलियन रुपीस का हमारा बजट है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7% इजाफे के साथ हमें नजर आता है। जबकि जीडीपी के गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट रखा गया है वो 4% का रखा गया है, जबकि लास्ट ईयर 3.7 जो है वो आया था। इसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो 8.2% का जो है वो इन्फ्लेशन का नंबर रखा गया है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5 से 7% के बैंड के अंदर इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एफबीआर के टैक्स टैक्स टारगेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने तकरीबन 15.26 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जिसमें से 8% की ग्रोथ हमें नजर आएगी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो इस बार फिस्कल डेफिसिट नहीं बल्कि हमें 3.6% का जीडीपी ग्रोथ हमें हमें बजट के अंदर नजर आती है। जबकि डेट सर्विंग की बात करें, कर्जों की अदायगियों की बात करें तो उसके अंदर हमें 8.05 ट्रिलियन की जो है वो उसके अंदर बात है, जो कि 16% इजाफा हमें कर्जों के अंदर नजर आता है। इसके बाद हम जो टेबल है उसको ब्रेक डाउन करें तो डेट सर्विंग की बात करें तो तकरीबन 9-8 ट्रिलियन जो है वो कर्जों की अदायगियों के लिए रखे गए हैं, जबकि प्रोवेंसेस के लिए तकरीबन 9 ट्रिलियन, बजट के लिए तकरीबन 3 ट्रिलियन, इसके साथ साथ सब्सिडीज के लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन, पेंशन के लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन से कुछ जायद की रकम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह के जो सोशल प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम्स है, उन दोनों के लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन का जो है वो बजट के अंदर सफा रखा गया है। बात करें 5 हिस्सों पे जो हमने बजट को तकसीम किया है, वो ये 5 कुछ हिस्से हैं, जिसमें इनकम टैक्स स्लेब है, बिजनेस रिलीफ है, हार्श मेजर्स हैं, सेक्टर वाइज है और डेट टू लोन्स है। ये 5 के तमाम पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स की भी बात करेंगे, जिसमें भी हम तमाम तफसीली तौर पे चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहेगा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी वीडियो साबित होगी। इनकम टैक्स की पहले बात करें तो रिवाइज इनकम टैक्स स्लेब है, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 2026-27 का है। जो लोग 6 लाख सालाना कमाते थे उन पर जो 0% टैक्स था उसे अनचेंज रखा गया, यानी कि अब भी वो जीरो टैक्स इनकम टैक्स पे करेंगे। यानी कि अगर हम आगे चलें तो 6 लाख से 12 लाख वालों पर जो 5% तक का जो इनकम टैक्स था वो अब भी अनचेंज रख के 5% ही रखा गया है, जबकि 12 से 22 लाख वालों के लिए 15% का टैक्स था, उसे अनचेंज रख के 15% पर ही रखा गया है, बरकरार रखा गया है। जिसमें इसके बाद चलें तो 22 लाख से 32 लाख वालों पे जो 23% टैक्स था उसे कम करके 20% कर दिया गया है। 32 से 41 लाख कमाने वालों के लिए तकरीबन जो टैक्स था वो 30% था, जिसे कम करके 25% कर दिया गया है। 41 लाख से 56 लाख कमाने वालों के लिए तकरीबन 35% का टैक्स था, जो कि अब 29% तक का कर दिया गया है। 56 लाख से 70 लाख वालों पे जो 35% का टैक्स था उसे कम करके 32% कर दिया गया है। और एक इजाफी सर चार्ज लगता था 12 मिलियन से जायद कमाने वालों पर, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख जिनकी सालाना आमदन थी उन पर एक सर चार्ज लगता था 9% का इजाफी टैक्स। वो अब बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, यानी कि अब 12 मिलियन से जायद कमाने वालों पर जो सर चार्ज है वो सिफर होगा। आगे हम चले सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि बिजनेस रिलीफ है, तो इसको भी तफसीली तौर पर डिस्कस करते हैं। काफी सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं इसके अंदर भी। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर जो एक इजाफी टैक्स अदर देन इनकम टैक्स उनके ऊपर लगता था, जो कि 27% से जो है वो कम कर दिया गया है। जिसमें सबसे पहले जो सरे फहरिस्त हम जिस चीज को गिनते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, वो सुपर टैक्स की बात है, जिसे सेलेक्टिव सेक्टर्स के लिए विड्रॉ कर लिया गया है, खास करके कंस्ट्रक्शन
जिसमें सीमेंट है, आईटी है, उन तमाम आईटी टैक्स एग्जाम्पशन में भी था, लेकिन सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग वगैरह को इसके अंदर से सुपर टैक्स से फ्री कर दिया गया है, जिसे हम कहें। इसके साथ चलें तो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी काफी हद तक रिलीफ दिया गया है, जिसमें खास करके टेक्सटाइल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शामिल है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी और लीडिंग सेक्टर्स हैं। उनको भी एक्सपोर्ट के हवाले से टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिसमें 2% तक का एक्सपोर्ट टैक्स लगता था, जिसे कम करके 1.25% तक का 1.25% का कम कर दिया गया, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन में बड़ा अच्छा साबित होगा। आईटी सेक्टर की बात करें तो उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई थी, यानी कि वो जो भी कमाते थे इनकम टैक्स, वो जीरो इनकम टैक्स पर चल रहे थे, जिसे 3 साल मजीद एक्सटेंड करके, जो इस साल खत्म होना था उसे मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अब 2029 तक वैलिड होगा, जून 2029 तक। अब आईटी सेक्टर को 0% जो है वो टैक्स पे करना है, जिसे एक्सटेंड किया गया। विद होल्डिंग टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करें, जो बैंक से हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते थे, चाहे वो डेबिट कार्ड से करें या क्रेडिट कार्ड से करें, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था तकरीबन 5% तक का, जिसे तकरीबन खत्म कर दिया गया। हुकूमत है 90% तक की उसके अंदर रिडक्शन की गई है, जो कि अब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर 0.5% तक का सिर्फ टैक्स लगेगा, जो कि 5% लगता था। इसके साथ अगर हम अगले पॉइंट को देखें तो क्रिप्टो टैक्स के अंदर भी जो है वो रिड्यूस किया गया है। डिजिटल एसेट को भी एक स्पेस दी गई है। एक स्पेसिफिक परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन उसके अंदर टैक्स रिडक्शन की भी हवाले से पॉइंट्स मौजूद हैं। आगे हम चलें तो प्रॉपर्टी टैक्स ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी टैक्स जो ट्रांजैक्शन के ऊपर हुकूमत ने काफी हैवी टैक्सेशन लगाई हुई थी, तो उस टैक्स को भी तकरीबन 50% तक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने कम कर दिया है, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स है। ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि एक ओनर से जब दूसरा ओनर खरीदता है तो वो जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स को बेसिकली 50% तक खत्म कर दिया गया है, जो कि नई कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को जो है वो बूम का एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जिसमें स्टील, सीमेंट एंड रियल एस्टेट शामिल है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलें तो एफईडी, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती थी बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल के अंदर, उसे भी जो है वो कम कर दिया गया है। इसके साथ हम अगली बात करें तो मटेरियल है, जो कि कस्टम ड्यूटी, मेडिसिन के हवाले से जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, उसको भी जो है वो कम कर दिया गया है, जिसमें 100 मेडिसिन से जायद मेडिसिन शामिल है। इसके अलावा एक टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई है स्मॉल रिटेलर्स की तरफ से, जो कि तकरीबन 200 मिलियन तकरीबन साल के कमाते हैं रिटेलर्स। उनके लिए कंप्लाइंस और तमाम चीजों को बड़ा सिंपलीफाई कर दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉन्ट्रसेप्टिव, जो टैक्स जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते थे, उनको भी काफी हद तक कम करके तकरीबन 250 मिलियन की जो है वो एक पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है। एक बर्थ कंट्रोल और एक पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से जो डिवाइसेस चीजें यूज होती हैं, उनके ऊपर भी एक काफी हैवी टैक्सेशन है, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से टैक्स रिलीफ दिया है। आगे हम चलें तो हार्श मेजर्स, इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है, जिसमें भी बहुत काफी सारे सब पॉइंट्स इसके अंदर शामिल है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्श मेजर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गया, उसके अंदर एफबीआर का जो जो बजट है उसको इन्फोर्स करके डबल करके, यानी कि एफबीआर का जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का उसको तकरीबन डबल करने की बात है, जो कि 389 बिलियन रुपीज था, जिसको 778 बिलियन तक पहुंचाने की बात है, जो तकरीबन डबल है। जिसमें अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस और अनडॉक्यूमेंटेड इनकम, जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है, उसके हवाले से बड़ा एक इकदाम उठाने की बात की गई, जिसमें क्रैकडाउन और ये तमाम चीजें एफबीआर की तरफ से नजर आ सकती है, जो कि एक यकीनन हार्श मेजर भी साबित हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिमम टैक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया है। टैक्स जो है वो उनको मिनिमम टैक्स उनके ऊपर लगाया गया है, जबकि होलसेलर्स के ऊपर एक टैक्स को जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसमें हम थर्ड पार्टी के ऊपर अगर हम बात करें तो इस तरह की एक सूरत यार डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स की कारोबार के अंदर होती है, उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि तकरीबन 0.25% था, जो कि अब 0.50, यानी कि वहां पर एक डबल जो है वो इनको होलसेलर्स को डबल टैक्स जो है वो अब लगेगा। विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो वो एक इजाफी विद होल्डिंग टैक्स हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया, जो कि सोशल मीडिया अर्निंग्स के हवाले से, जिसमें यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम की अर्निंग है, उसके ऊपर भी टैक्स फाइनली हुकूमत पाकिस्तान ने लगा दिया गया, जिसकी बात काफी अरसे से चल रही थी, जिसमें फ्रीलांसर्स, डिजिटल फ्रीलांसर्स और साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये टैक्स अब भरना होगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम लेवी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है,
लेकिन पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने जो है वो उसके ऊपर भी एक मैसिव टारगेट रखा है जो कि 1.727 ट्रिलियन का है। काफी बड़ा टारगेट है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑलरेडी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफी एक अच्छी खासी हद तक लेवी जमा किया है, और मजीद भी हुकूमत पाकिस्तान इस चीज को बरकरार रखना चाह रही है, जो कि एक हार्श मेजर है। इसके साथ अगर हम बात करें तो डेट सर्विंग की है, जो कि तकरीबन 16% तक बढ़ चुका है, यानी कि कर्जों की अदायगियों की हम बात करें यहाँ पर, जो कि 8.05 ट्रिलियन तक चली गई है, जो कि टोटल बजट का 43% है। यानी कि जितना भी बजट है 1.77 ट्रिलियन का जो हमारा, उसमें से 43% तो हम सिर्फ और सिर्फ कर्जों की अदायगियों में दे देंगे, जो कि मैंने पिछले दिनों में आईएमएफ की भी पूरी एक सीरीज बनाई थी, जिसके अंदर मैंने यही चीज को, इस पॉइंट को हाईलाइट किया था। जिससे होगा ये कि जो बचा कुचा 57% का हमारे पास जो एक टैक्स की जो एक पूरे एक हमारे बजट की रकम है, जिसमें हमें जो खास करके जहां स्पेंडिंग करनी चाहिए हेल्थ, एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके हवाले से काफी कम गुंजाइश हमारे पास रह जाती है। इसके अलावा बात करें तो टैक्स रिलीफ, जो 1 लाख से 1,83,000 जो लोग महाना कमाते हैं, उनके हवाले से कोई टैक्स टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया है, जो कि काफी हमारे जो पढ़ा लिखा तबका जिसको हम कहते हैं, या मिडिल क्लास लोग जो इस तनख्वाह के ऊपर होते हैं, उनके लिए कोई भी टैक्स रिलीफ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक भी जो है वो साबित हो रहा है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में लोग कारोबार की तरफ नहीं आ रहे, या पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, या पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो प्रोवेंशियल शेयर को भी जो है वो बड़ा फ्रोजन किया गया है, जिसमें तकरीबन जो एनएफसी वगैरह की बात होती है, एनएफसी के हवाले से भी गवर्नमेंट ने अपने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, फेडरल गवर्नमेंट ही अपने तमाम जो एनएफसी वगैरह की तमाम चीजें वो अपने पास ज्यादातर रखने की सूरत हाल में नजर आती हुई हमें इस बजट के अंदर नजर आएगी। इसके साथ न्यू टैक्स मेजर्स भी मजीद गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं, जो कि कॉरपोरेट रिलीफ जिसके अंदर शामिल है, लेकिन ओवरऑल जो नए टैक्सेशन विदहोल्डिंग्स की सूरत में लगाए गए हैं, जो कि तकरीबन 660 से लेकर 700 बिलियन रुपीस का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की जो एक प्राइमरी सरप्लस है, जिसमें हम जीडीपी की सरप्लस देख रहे हैं 3.4 की, उसको बरकरार रखने के लिए एक नए विदहोल्डिंग टैक्स को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें लगाया, जो कि यकीनन एक हार्श मेजर हमें नजर आता है। सेक्टर वाइज की बात करें तो सेक्टर में सबसे पहले हम आईटी और डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो उनको जो विदहोल्डिंग टैक्स एक्सटेंड किया गया है 2029 तक, उसमें एक बड़ा वाइड जो है वो ब्रॉडर एक उनको एडवांटेज मिलता है आईटी सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी में। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो सोशल मीडिया अर्निंग्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो थोड़ा सा एक हार्श मेजर है। ओवरऑल सेक्टर वाइज बहुत अच्छी सूरत हाल है, विन विन पोजीशन है। एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को जो टैक्स रिलीफ दिया गया है, उसमें सुपर टैक्स भी कट करना शामिल है, और ओवरऑल जो एक मिनिमम टैक्स एडवांटेज एडवांस जो टैक्स लगता है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो कि 2% है, उसको 1.25% कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि टेक्सटाइल वगैरह की, आईटी आईटी वगैरह की, उसको मजीद बूम करने में अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, जिसमें खास करके जो हम देख रहे हैं स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को जो एक टैक्स रिलीफ दिया गया है, उसके अंदर भी शामिल है। इसके अलावा हुकूमत ने 116 बिलियन रुपीस मुख्तस किए गए हैं पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो कि सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री और ओवरऑल रियल एस्टेट को भी बहुत अच्छा तरीके से सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मजीद भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ और एलोकेशन किए, जो कि 365 बिलियन रुपीस की है, जो कि रोड्स, रेलवेज और कम्युनिकेशन के लिए साबित होगी, जो कि इन्होंने मुख्तस की गई है। इसके साथ अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो फार्मास्यूटिकल्स में 100 से जायद जो एक रॉ मटेरियल्स है मेडिसिन के, उसके अंदर भी जो रिलीफ दिया गया है, तो फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से भी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल ड्रग्स और अफोर्डेबिलिटी के अंदर वो आ जाएंगी, और उसके हवाले से भी एक बड़ा अच्छा फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर मिक्स है। जो होलसेलर्स हैं उन पर टैक्स बढ़ा गया है, जबकि रिटेलर्स के ऊपर टैक्स को कम किया गया है, तो यहाँ पर एक मिक्स्ड सिग्नल्स हैं और मिक्स एक सूरत हाल नजर आती है। इसके बी टू बी जो है उनके अंदर वो बड़े अच्छे होंगे, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो बी टू बी बिजनेस करती हैं, उनके लिए जो है वो कोई ऐसी सूरत हाल हमें नजर नहीं आती, जबकि उनके अर्निंग्स के अंदर अगर हम देखें तो टैक्स रिलीफ के अंदर उनको बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है, मिल सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के लिए विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने 116 बिलियन पावर सेक्टर के लिए रखे हैं, और उसके लिए जिसमें जो विंड और सोलर एनर्जी है वो भी शामिल है। इसके साथ साथ जो दियामर भाषा मोमन डैम जो है
उसके हवाले से भी एक तमाम चीजें हैं, जिसमें एक यकीनन पावर जनरेशन के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसके लिए मजीद फंड्स को मुख्तस करना, ये एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सेक्टर के हवाले से सूरत हाल है। इसके साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिए गए हैं, जिसमें डिमांड एंड सपोर्ट के गैप्स को, जिसमें रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूम करने के लिए जो जो ग्रोथ है उसके हवाले से जो इजी लोन्स है, उसकी भी स्कीम जो है वो यूथ लोन स्कीम्स के नाम से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको एक्सपेंड करने के हवाले से सूरत हाल में बजट के अंदर नजर आती है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर जो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिस तरह मैंने डिस्कस किया, जिसकी कार्ड डेबिट और क्रेडिट की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको कम किया गया है विदहोल्डिंग टैक्स को, जो कि बड़ी अच्छी सूरत हाल है। जबकि क्रिप्टो की बात करें तो उसको पुश किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई अथॉरिटी कायम की गई है कि जितना जल्द से जल्द हो सके क्रिप्टो को भी हम एक प्रॉपर लीगलाइजेशन, एक लीगल फ्रेमवर्क में ले आए, ताकि उसके ऊपर भी एक प्रॉपर टैक्सेशन के हवाले से काम हो सके। तो इसके हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो BISP के प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें भी जो बैंकिंग सेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू ही दिए जाते हैं, जिसमें पेमेंट एक्सपेंशन जो है वो उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ KC 100 की जो एक बजट है, उसमें मार्केट भी सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिवली इस तमाम चीजों को लेकर चल रही है। इसके बाद पांचवें पॉइंट की तरफ चलें, जो कि डेट टू लोन्स है। उसमें डेट्स की बात करें तो उसमें अच्छा खासा एक क्रिटिकल सिचुएशन है, गवर्नमेंट को एक बड़ा टारगेट अचीव करना है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हमारा देख रहे हैं कि हम बजट का वो डेट जो कर्जों की अदायगी है उसमें चला जाएगा, तो तकरीबन 43% का, जो कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। इसके साथ एक्सटर्नल डेट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो IMF के साथ जो एक नए प्लान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स हुए हैं मार्च 2027 को, जिसको मैंने पूरी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो उसको भी सरप्लस को भी मेंटेन करना है हुकूमत पाकिस्तान को। GDP के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिस्कल कंसोलिडेशन भी है। और इसके बाद नए बजट के साथ एक पूरे टाइम फ्रेम को, एक टाइट फ्रेमवर्क है पूरा उसके ऊपर, जिसको मैंने डिस्कस किया था पिछली अपनी वीडियोस के अंदर। तो पैक टू पैक, एक लिमिटेड टू लिमिटेड, एक जिसको कहे ना हुक और बाय क्रुक, गवर्नमेंट को पूरा प्लान टू प्लान चलना होगा, और बड़ा एक स्क्वीज होके गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करके और अपनी एक्सपोर्ट को और तमाम जो रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले इदारे हैं उसके ऊपर जरा फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वो तकरीबन प्रोजेक्ट किए गए 5.3336 ट्रिलियन रुपीस, जो कि SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी प्रॉफिट्स हैं। और इसके अलावा साथ साथ जो दीगर और जो जराए होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तमाम जो चीजें होती है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो PSDP फाइनेंसिंग जो है, जिसके अंदर 1 ट्रिलियन रुपीस फेडरल ने रखे हैं, जिसमें प्रोवेंशियल डेवलपमेंट के अंदर भी तकरीबन 451 बिलियन रुपीस है। इसके साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट आउटले के हवाले से भी जो है वो 3.669 ट्रिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने रखे हैं, जिसमें M1 रेलवे है और M6 मोटरवे, N25 मोटरवे की जो है वो नेशनल हाईवे की अपग्रेडेशन भी शामिल है। इसके साथ यूथ एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने मुतारिफ कराई है, जो कि यकीनन यूथ एंटरप्रेन्योर के लिए अच्छी है, जो कि कैश ट्रांसफर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट साबित होगी। और इस तरह की जो क्रेडिट सपोर्ट फैसिलिटी जो कि लो इनकम हाउस होल्ड हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी जो है वो लोन गिविंग गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस की है। इसके अलावा बात करें तो SBP की तरफ से जो रिजर्व टारगेट्स हैं वो तकरीबन बढ़ाने की भी हवाले से सूरत हाल है, जो कि 18 बिलियन के जून 2026 के अंदर नजर आए हैं, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑलरेडी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर मजीद आगे एक्सपेक्ट कर रही है, तकरीबन इसको भी इंक्रीज करने की, जो कि USDT के अंदर जो एक उसकी जो US डॉलर के साथ पाकिस्तानी रुपीज है, वो तकरीबन 283 से 286 दिसंबर 2026 तक मेंटेन होंगे। यानी कि जो रेट्स अभी US डॉलर के चल रहे हैं 280 के आसपास, तो तकरीबन 286 तक मैक्सिमम एक्सपेक्ट किया जा रहा है बैंक ऑफ स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि यकीनन अच्छा है। एक बैलेंस सिचुएशन होगी US डॉलर की, तो हमारी इकोनॉमी के बैलेंस रहने के और स्मूथ रहने के काफी ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। इसके साथ बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि काफी सारे लोग जानना चाहते हैं, इम्पैक्ट इसका PSX के ऊपर क्या होगा। तो PSX के ऊपर जो बजट देखें तो तकरीबन PSX के जो बजट था जिस दिन, उस दिन मार्केट हमारी तकरीबन 2700 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोज हुई है। और प्री बजट जो 8 जून था उसमें जियोपॉलिटिकल सेलिंग एक हमें नजर आई, और उसके बाद मार्केट जो है वो एक जोन के अंदर थी, जबकि मिड में पीक जो एक मार्केट के अंदर नजर आई थी
174 की जो कि एग्रीमेंट की खबरों की वजह से थी, तो वहां एक बड़ा अच्छा सीपीआई शॉक हमें नजर आया था। बिफोर सीपीआई शॉक हमें एक बड़ा मूव नजर आया था मार्केट में, जबकि फरवरी का लो जो कि क्रैश डे माना गया था यूएस ईरान वॉर की वजह से, तकरीबन 9.5% तक का, जो कि मार्केट 1,52,000 के करीब चली गई थी। इसके साथ बात करें तो बजट डे वॉल्यूम की, तो तकरीबन 320 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं, जबकि ब्रांड की बात करें तो वो तकरीबन $86 पर ट्रेड हो रहा था, जो कि 5% की गिरावट के साथ है। इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स को भी मैंने तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें सेक्टर स्कोर कार्ड रखा है, की मूवर्स रखे हैं, व्हाट ड्रोव द रैली, और फॉरवर्ड लुकिंग को 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। तो स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स से। इम्पैक्ट ऑन पीएसएक्स में सबसे पहले आप सेक्टर स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से सेक्टर्स को मिलेगा, जो कि टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर है। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो कि तकरीबन 9.5% तक का, जो एक जिसको मैंने 1 to 10 के रेट पे किया, तो 9.5% तक का जो है वो गेन उनको मिलेगा। उसके साथ कंस्ट्रक्शन सीमेंट की बात करें तो 8.2 की रेटिंग है, एक्सपोर्ट की बात करें तो 7.8 की रेटिंग है, कमर्शियल बैंक 7.2, इसके साथ फार्मा 7, पावर एंड एनर्जी की बात करें तो 6 है, ऑयल एंड गैस 5.5 है, फर्टिलाइजर 5.2 है, रियल एस्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने 4 रेट किया है, और टोबैको और एफ एम सी जी एस जीज जो है वो मैंने 3 के रेट के ऊपर इसे फिक्स किया है। जबकि की मूवर्स, हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा की मूवर्स एमएलसीएफ, मैपल लीफ सीमेंट, इसमें विनर है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम है, 36 मिलियन ट्रेड हुए थे लास्ट टाइम भी, और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और टैक्स कट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक मेजर प्लेयर है मैपल लीफ सीमेंट, जिसमें मैं समझता हूं कि जो डिमांड सीमेंट की बढ़ेगी उसके हवाले से की मूवर मैपल लीफ सीमेंट साबित होगा, जिसके पास एक क्लियर जो है वो मोनोपोली भी है कंस्ट्रक्शन की, जो प्रोडक्शन, जो सीमेंट प्रोडक्शन है उसके हवाले से भी, और साथ साथ जो M6 मोटरवे और N25 नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन है, उसमें ज्यादातर चांसेस जो कॉन्ट्रैक्ट्स के, यानी कि सीमेंट की सप्लाई के जो ज्यादातर हिस्सा है, वो मैं समझता हूँ मैपल लीफ सीमेंट को मिलने के काफी ज्यादा हद तक चांसेस हैं। इसके बाद बात करें बैंक ऑफ पंजाब की, तो वो भी एक विनर है, जिसके हवाले से जो सोशल प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अंदर जो बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन होती है, तो मैं समझता हूँ तो विद होल्डिंग टैक्स भी कट होगा, तमाम चीजें, डिजिटल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और इसके साथ फाइनेंसिंग फ्लोज भी होंगे पीएसडीपी प्रोग्राम के अंदर। तो बैंक ऑफ पंजाब इसके अंदर एक विन विन सिचुएशन के अंदर हमें नजर आएगा। इसके साथ टेक सेक्टर की बात करें तो सिस्टम्स, टीआरजी, नेटसॉल जैसी कंपनीज जो है वो इसके अंदर मेजर प्लेयर हैं, और टेक कंपनीज में ये एक टॉप कंपनीज, खास करके सिस्टम्स और नेटसॉल वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इसके अंदर साबित हो सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली एक और विनिंग सेक्टर, एचबीएल, मीजान, यूबीएल। मीजान को हम इस एतबार से गिन रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक, बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है इस्लामिक कैटेगरी के अंदर, जबकि जो नॉन शरिया बैंक्स हैं एचबीएल और यूबीएल, वो भी एक मेजर प्लेयर साबित होंगे जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स कम लगता है। इन तीनों बैंक्स अच्छा कमाती हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, बहुत ज्यादा इनकम टैक्स जनरेट करती हैं, और इनकम टैक्स में जो गिरावट होगी, कमी होगी, तो इन कंपनीज के ओवरऑल जो नेट इनकम है उसके अंदर एक बड़ा इजाफा होने के चांसेस मैं समझता नजर आते हैं। और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुका है, चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में का एक मामला है, तो बैंकिंग सेक्टर इस हवाले से कहीं भी जो है वो मिस नहीं करता, एक प्रॉपर प्रॉपर जो है बेनिफिट है वो बैंकिंग सेक्टर को मिलता ही मिलता है। इसके बाद बात करें तो ऑयल सेक्टर एक न्यूट्रल है, ईएनपी सेक्टर जिसको हम कहते हैं, एनर्जी एंड पावर, उसमें ओजीडीसी पीपीएल हमारी एक न्यूट्रल है मैं समझता हूँ। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट है, ऑयल सेक्टर की कंजम्पशन है, वो ऑलरेडी ज्यादा कमा रही है, टैक्स रिलीफ उनके ऊपर है, कोई डायरेक्ट टैक्स रिलीफ इन्हें नहीं मिला है, ना कोई पेनल्टीज इनके ऊपर लगी है, तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक न्यूट्रल सिचुएशन है मैं समझता हूँ इन कंपनीज के लिए। एफएफसी, एंग्रो एच जैसी फर्टिलाइजर कंपनीज है, इनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक न्यूट्रल है, जबकि एक टैक्स रिलीफ जो कि लोकली मिल रहा है उसके हवाले से ठीक है, लेकिन गैस प्रेशर की जो एक जो प्राइसिंग है गैस के हवाले से जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके हवाले से थोड़ी सी नेगेटिव है फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर। तो एक न्यूट्रल सिचुएशन है, बजट के ऊपर कोई खास अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है फर्टिलाइजर में मैं समझता हूँ। इसके साथ एक जो कंपनीज हैं पीआईबीटीएल और पावर जैसी कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से हैं, तो इनके हिसाब से मैं समझता हूँ न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है, कोई खास ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। जबकि पीआईबीटीएल के पास जो है वो एक अच्छी होल्डिंग है, एक काफी बड़ा टर्मिनल है, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि एक न्यूट्रल सिचुएशन इनके ऊपर नजर आती है। जबकि टोबैको और हाई लेवरेज की जो
एफएमसीजीज कंपनीज हैं, खास करके टोबैको की जो सेक्टर की है उनके ऊपर एक ज्यादा टारगेट और क्रैकडाउन की एक सिचुएशन है, जो कि टैक्स के हवाले से बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ एफबीआर मजीद टैक्सेशन की एक हार्श जो एक कंडीशन है उसके ऊपर लगाने जा सकता है। यहाँ पर एक नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है। अगले पॉइंट की तरफ चलें, व्हाट ड्रोव द रैली। उसके अंदर मेरे पास 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें व्हाट एक्चुअली ड्रोव के अंदर अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड की जो एक प्राइसेस है इसके अंदर 5% का इजाफा हुआ। खास करके जो स्ट्राइक्स हुई है इसके बाद जो एक इजाफा गिरावट तमाम चीजों के अंदर हुई। पाकिस्तान ने जो है वो नेट इंपोर्टर है ऑयल का, जिसके हवाले से एक इंपोर्ट बिल पाकिस्तान के जो है वो रिड्यूस होते हुए हमें नजर आए इन्फ्लेशन के प्रेशर की वजह से, ऑयल कंजम्पशन की कमी की वजह से। लेकिन लेवी के अंदर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो टोटल बजट के अंदर इट सेल्फ एक बड़ा रिलीफ मिला है। ऑयल प्राइसेस बढ़ी, गवर्नमेंट का लेवी बढ़ा, और उस लेवी की वजह से गवर्नमेंट की अर्निंग्स बढ़ी। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट की साइड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है। जबकि बजट की बात करें तो एक मार्केट फ्रेंडली से देखा जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को भी 27% तक कम किया गया है। आईटी एग्जेम्पशन को तकरीबन कम किया गया है, जो कि 3% तक 3 सालों की, और जो है वो उनको एक्सपोर्ट के लिए इनकम टैक्स रिलीफ दे दिया है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट का भी इनको टैक्स रिलीफ दे दिया गया है। विद होल्डिंग टैक्स को कमी की गई है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स को कम किया गया है। और इसके साथ साथ जो और मजीद पॉइंट्स हैं, तो मैं समझता हूं कि मार्केट के हवाले से एक बजट जो है वो मार्केट फ्रेंडली है, और एक पॉजिटिव जो है वो पॉइंट्स इसके ऊपर असर असर नजर आएगा। इसके साथ बात करें तो जो वॉल स्ट्रीट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, वहां पर भी एक इक्विटीज के अंदर एक अच्छा नजर आया है, पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आया है, रिस्क एपिटाइट कम हुआ है। और पाकिस्तान भी स्टॉक मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट भी उसे एक पॉजिटिव नोट्स के ऊपर ले सकता है, जैसे यूएस मार्केट की इक्विटीज के अंदर एक अच्छा इजाफा नजर आया है ओवरऑल, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर एक अच्छी पोजीशन नजर आई है। इसके बाद बात करें फॉरवर्ड आउटलुक की, तो फॉरवर्ड आउटलुक के अंदर सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाली, आगे हम उसी की तरफ चलेंगे। मिड टर्म की अगर हम बात करें तो टॉप लाइन सिक्योरिटीज की तरफ से एक कैलकुलेशन है दिसंबर 2026 की, वो एक्सपेक्ट करें 2,03,000 का इंडेक्स। मैं भी अपना टारगेट दे चुका हूं काफी पहले, जिसके अंदर उनकी तरफ से टॉप लाइन की रिकमेंडेशन है, जिसके अंदर ओजीडीसी, पीपीएल, मिजान, एचबीएल, एफएफसी, एंग्रो एच, लकी, एमएचसीएफ सिस्टम्स, सासगार, पाक इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनीज जो है वो अच्छी कंपनीज बताई गई है, जो कि इनको बड़ा बेनिफिट होगा। और बजट के अंदर हमें ये चीजें नजर भी आती है कि काफी अच्छे तरीके से इन कंपनीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर मिलेगा। इसके बाद तमाम चीजें हैं, यूएस जो जो एक वॉर चल रही है सिचुएशन, जो कि क्रूड के प्राइस के अंदर सर्ज आया, इन्फ्लेशन के नंबर के अंदर इजाफा आया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से एक जो है वो रेट हाइक आया, 100 बीपीएस बढ़ा दिए गए हैं। देन एफबीआर की तरफ से एक अच्छी प्रोजेक्शन है टैक्स रेट की, लेकिन साथ साथ ड्रॉबैक्स भी साथ साथ है। सीपीआई डेटा बढ़ रहा है, महंगाई की तरफ एक अच्छा इजाफा है, लेकिन मार्केट ओवरऑल एक बजट फ्रेंडली नजर आ रही है। तो एक ओवरऑल आउटलुक बजट का मार्केट फ्रेंडली हमें नजर आता है। और सेक्टर्स भी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर पॉजिटिव साबित हो सकते हैं। मार्केट की सिचुएशन की तरफ चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर मार्केट को देखते हैं। इसके बाद फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की तरफ जाएंगे, जो कि मंडे को होने जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको भी इसी तरह हम पॉइंट वाइज तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूं कि जो लोग टेक्निकल एनालिसिस, जिस तरह से मैं प्रॉपर्ली तमाम चीजों को लेकर चलता हूं, डेटा विद टेक्निकल्स, तो जो लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह किया जाता है, तो मेरे पास ट्रेनिंग के 2 स्लॉट्स अवेलेबल है। जो लोग ट्रेनिंग्स को करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर है, राब्ता कर लीजिए। ट्रेनिंग्स पर अपने आप को रजिस्टर करवाइए, और तमाम चीजों का जो एक्सेस है वो 1-on-1 लाइव आप लोगों को मिलेगा। सारे सेशंस मैं खुद कंडक्ट करता हूं। जिसको रजिस्ट्रेशन करवानी वो जरूर करवा लीजिए, लास्ट 2 स्लॉट्स मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा पीएसएक्स और पीएमएक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से भी जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो लोग नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इसके साथ मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस, केसी 100 के टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो मार्केट 172-400 पर नजर आई है मार्केट की क्लोजिंग फ्राइडे वाले दिन। और मार्केट मैं समझता हूं मजीद इजाफा करना मार्केट के लिए बड़ा जरूरी है। 175 क्रॉस करके मार्केट का क्लोज होना या मार्केट का उससे ऊपर मूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूं कि मार्केट का वहां से क्रॉस करना, यानी कि 175 से क्रॉस करके बढ़ना नजर आएगा, तो मार्केट 182 के करीब जाते ही हमें नजर आएगी। वरना मार्केट जो इसी तरह से एक साइडवेज बैंड के अंदर हमें नजर आ रही है, मार्केट इसी तरह से अप डाउन करते करते
फंसे हुए स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आएगी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है काफी सारे सेक्टर्स के ऊपर। तो ये 175 क्रॉस करती है तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी बाइंग करनी चाहिए फॉर द टाइम बीइंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आगे सिचुएशन जो है वो मार्केट के पास काफी खतरनाक जोन है। 182 के पास भी एक बेरिश जोन है मार्केट का, आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। वहां से मार्केट मजीद लीड करेगी तो फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई जो कि 191 के बैरियर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो स्टेप टू स्टेप लेकर चलें तो मार्केट के लिए 175 का पहला बैरियर, देन मार्केट के पास 182 से 185 4 तक का एक दूसरा बैरियर, देन ऑनवर्ड्स मार्केट के पास 181 से 191 का एक तीसरा बैरियर हमें नजर आएगा अपसाइड की तरफ। जबकि डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पर तो मार्केट हमारे हमारे पास थोड़ा सा नीचे जाके मार्केट रुक जाती है नियर टू 167 168। वहां से टूटेगी तो फिर मार्केट के पास नीचे के जोन्स हमें नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इंस्टीट्यूशनल बाइंग की बात करें तो हमें खास इंस्टीट्यूशनल बाइंग नजर नहीं आ रही। मैं काफी डिस्कस करता जा रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स हैं वो मार्केट से के अंदर इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहे, म्यूचुअल फंड्स नजर नहीं आ रहे, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हमें बाइंग करते हुए नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इंडिविजुअल्स और जो हमारे पास इंश्योरेंस है कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, वही हमें बाइंग की तरफ नजर आ रहे हैं। तो टेक्निकल्स की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी नाजुक है। ओवरऑल बजट इसे पॉजिटिव साइड के ऊपर ले जा सकता है। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी की पॉइंट के ऊपर जो कि मंडे को आ रहा है, जिसमें हम तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहां पर भी मैंने तीन चीजों को लिया है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट जो सीपीआई डेटा हमें मिला है वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर, तो वहां पर 0.16% तक का इजाफा नजर आता है। इसके साथ साथ एसपीआई डेटा जो कि महंगाई के और इन्फ्लेशन और तमाम चीजों को डेटा में तमाम चीजें पता चलती है, वो एक एसपीआई डेटा है जो कि ईयर ऑन ईयर हमें जो है वो मई एवरेज पे 12% तक के इजाफे पे नजर आया, जबकि अप्रैल के महीने में ये तकरीबन 0.1% तक का नजर आया था, जो कि इजाफा नजर आया है। इसके बाद मई 2026 का जो सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा के अंदर हमें 11.7% नजर आया, जो कि 23 महीने के हाई के ऊपर हमें नजर आई है। जबकि इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी की बात करें तो लास्ट टाइम जो पॉलिसी रेट था उसके अंदर एक 100 बीपीएस पॉइंट का इजाफा किया गया था। इस वक्त मार्केट का जो हम इंटरेस्ट रेट देखें एसबीपी की तरफ से जो दिया गया है वो तकरीबन 11.5% है, जो कि 15 तारीख को, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और उसके अंदर जो है वो ये फैसला दोबारा से होने जा रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट पर क्या फैसला होगा, जिसे हमने 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया, जिसको आगे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या सूरत हाल बन सकती है। 3 सेक्टर की इंडिकेटर्स की बात करें तो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हिस्ट्री की बात करेंगे, इसके साथ की प्राइस ड्राइवर्स की बात करेंगे और जून 15 का आउटलुक जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का आउटलुक है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली एसपीआई इंडेक्स की तरफ आ गए हैं, जिसमें मार्च से लेकर जून 2026 तक का डेटा आप लोग देख सकते हैं। तो कंटिन्यूस एक इजाफा हमें नजर आ रहा है। ये जो जंग स्टार्ट हुई थी फैब की 12 तारीख से, वहां से जो कंटिन्यूस एसपीआई डेटा आ रहा है हमें महंगाई के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, तो इजाफे के साथ नजर आया। देन 18 मई को जो मार्च को जो डेटा आया था वो स्लाइटली डिक्लाइन था और फिर एक शार्प इनक्लाइन हमें नजर आया और इस मुसलसल इजाफे के साथ ही हमें महंगाई का, इन्फ्लेशन का नंबर नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन जो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो भी बढ़ते हुए इजाफे के साथ ही हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ नजर आया और अभी भी देख सकते हैं कि आप महंगाई की सतह उसी तरह से बरकरार नजर आ रही है। जबकि वीक ओवर वीक के चेंज की बात करें तो मार्च से अब तक आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये गिरावट है, देन ये गिरावट है, देन इजाफा इजाफा और एक बड़ा इजाफा हमें नजर आया, फिर स्लाइटली डिक्लाइन है, फिर इजाफा इजाफा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इजाफा नजर आया और अभी भी जो डेटा आया है एसपीआई डेटा जून की 11 तारीख को, यानी कि इस वीक का जो डेटा आया है एसपीआई डेटा इन्फ्लेशन के और तमाम चीजों के हवाले से, वो भी नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव है लेकिन हम उसे गिनते हैं नेगेटिव साइड के ऊपर है। यानी कि बढ़ा हुआ जब हमें मिलती है महंगाई की सूरत हाल तो वो होती पॉजिटिव साइड पर काउंट करते हैं, लिखते हैं उसे पॉजिटिव साइड पर, वरना होती वो नेगेटिव है, यानी कि महंगाई बढ़ती हुई नजर आती है। इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी जो रेट हिस्ट्री है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो जून 2024 में आप जानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन 22% तक के इजाफे के साथ था, जो कि ऑल टाइम हाई का नंबर था। इंटरेस्ट रेट पीक पर अपने था, जिसे कम किया गया है 2 जून 2024 के बाद से, फिर जो कम किया गया वो तकरीबन 11,050 बीपीएस पॉइंट्स कम किए गए हैं। जबकि ये पूरे दौरानिए का एक पूरा सफर था जो कि तकरीबन 19 महीनों का सफर था, जिसे इंटरेस्ट रेट कम करते करते 10.50% तक का कर दिया, 10.5% तक का, जो कि अभी अनचेंज ही था मार्च 9 2026 तक का।
उसके बाद से एकदम से जो इंटरेस्ट रेट के अंदर फर्स्ट हाइक आया, 3 सालों के बाद एक पहला हाइक आया जिसमें 100 BPS पॉइंट्स का इजाफा किया गया और इंटरेस्ट रेट को 10.5 से 11.5% पर फिक्स किया गया है। और नेक्स्ट मीटिंग जो है वो मंडे वाले दिन होने जा रही है, और ज्यादातर एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें आगे पॉइंट्स के साथ मिल जाएगी कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मैं भी अपनी राय का इजहार जरूर इसके अंदर करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 49% जो है स्प्लिट होल्ड किया गया, 49% जो एक्सपेक्टेशंस हैं जनरली वो रेट हाइक की है, जिसमें ज्यादातर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 50 BPS पॉइंट्स की, जो कि इसके साथ 100% BPS पॉइंट यानी कि 1% के इजाफे की जो एक्सपेक्टेशन है वो तकरीबन 15% तक की है। जबकि 6 माह के बिल्स के अंदर तकरीबन जो रेट्स ऑफर किए गए हैं स्टेट बैंक की तरफ से वो तकरीबन 12.42% के रेट्स ऑफर किए गए हैं, और जबकि काइबोर की जो रेट्स ऑफर किए गए हैं वो तकरीबन 12.5% तक के इस वक्त रेट्स ऑफर किए हुए हैं। ये बड़ा एक जबरदस्त एक आउटलुक इससे भी मिल जाता है। इसके साथ की डाइवर्स की हम अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी सेक्टर में अगर हम देखें तो वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर डीजल की कीमत में तकरीबन 7.5% तक का इजाफा किया है, पेट्रोल के अंदर तकरीबन 7.18% का इजाफा है, गैस प्राइसेस तकरीबन 30% तक का इजाफा किया गया है इस साल के पहले ही क्वार्टर के अंदर, जो कि ईरान यूएस वॉर की वजह से ही तमाम चीजें हैं। और ब्रेंट ऑयल का जो पीक था, जो टॉप था, वो तकरीबन $118 था, और डाउन जो था सबसे गिरावट वो तकरीबन $93 पर बैरल का रेट था। इसके साथ बात करें तो जो कि हाई रिस्क है, इसके साथ वीट फ्लोर और वीट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक अच्छा खासा इजाफा है, 26.13% का। सीपीआई डेटा काफी बड़ा हुआ है। मैंने जिस तरह पिछले दिनों, पिछले अभी स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया, प्रोटीन बीफ चिकन मटन की बात करें तो बीफ के अंदर तकरीबन 12.5 तक के फीसद का ईयर ऑन ईयर इजाफा है, जबकि चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रेट्स के ऊपर है, जबकि स्लाइटली गिरावट ही उसके अंदर नजर आई है। और बीफ की भी कुछ सूरत हाल में इजाफा ही हमें नजर आता है। जबकि लाइव बॉयलर की बात करें तो 335 पर केजी जो है वो लाइव बॉयलर की कीमत है। जबकि अगर हम बात करें वेजिटेबल की, जिसमें टमाटर की कीमत 17.17% की वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर गिरावट है, तकरीबन आलू की कीमत में तकरीबन 47%, प्याज की कीमत में तकरीबन 26%, और इस तरह से जो एक आम अशिया की जो कीमतें हैं उसके अंदर गिरावट नजर आती है। जबकि इनकम इनइक्वालिटी इन्फ्लेशन की बात करें तो वो तकरीबन मंथ ओवर मंथ बेसिस के ऊपर भी जो है वो हमें एक पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आती है तमाम चीजें। तो एक रिग्रेसिव है इन इन इनकम जो इनइक्वालिटी है इन्फ्लेशन की वजह से, तो वो भी एक आम आदमी को एक जो मिडिल क्लास जिसे कहते हैं वो एक स्लाइटली एक दबाव का शिकार बना देती है। इसके बाद बात करें तो जून 15 के आउटलुक की जो मेजर इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन के हवाले से। सीपीआई डेटा की बात करें तो 11.7 मई के अंदर हिट किया है, 23%, 23 मंथ का हाई है, जो कि एसबीपी की कैलकुलेशंस भी है तो कि 5 से 7% तक की जो है वो इन्फ्लेशन रहने के इम्कान हैं। एसपीआई डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो तकरीबन 12% के इजाफे के साथ है। जबकि अगर हम बात करें अप्रैल की तो 10.1 था, जो कि तकरीबन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टी बिल्स बढ़ रहा है, काइबोर के रेट्स बढ़ रहे हैं, और तमाम चीजें बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ आईएमएफ प्रोग्राम्स को भी तमाम चीजों को मेंटेन करना है, रियल रेट्स को भी मेंटेन करना है, तमाम चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है। ऑयल प्राइसेस वही रेट पर बरकरार है, तकरीबन $90 के आसपास ब्रांड की कीमतें हैं ऑलमोस्ट। तो एक अच्छे खासे इजाफे के साथ एक पूरी एक्सपेक्टेशंस और कैलकुलेशंस को अगर हम देखते हुए चलें तो मैं भी पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 50 BPS पॉइंट्स यानी कि 11.5% का रेट जो इस वक्त है वो तकरीबन 12% पर ले जाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इससे बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर लेगा, और बैंकिंग सेक्टर के लिए मोस्टली नॉन शरिया बैंक जो है, जैसे एचबीएल है, जैसे यूबीएल है, जैसे एमसीबी बैंक है, जिसमें एलाइड बैंक है, बैंक अल है, बैंक अल अबीब है, इस तरह की जो बैंक्स हैं, सुनहरी बैंक है, ये बैंक्स इससे यकीनन फायदा उठाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मेक श्योर कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज के लिए या ट्रेनिंग्स के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।